लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देहरादून शहर है। इसमें मात्र एक एयर क्वालिटी मॉनिटर है, एक देहरादून में, एक ऋषिकेश में और एक काशीपुर में। कि देहरादून में हर व्यक्ति जो है अपनी कार और अपने टू व्हीलर में इसलिए चलता है क्योंकि हमारे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि हमारे देश की जनसंख्या अगले 40 साल तक और बढ़ेगी। पूरी जो जिम्मेदारी इस असफलता की है, इस फेलियर की है, वो हमारे देहरादून नगर निगम और हमारे देहरादून शहरवासियों की जाती है। बेहद बड़ी जो चिंता इस समय देहरादून शहरवासियों के लिए, जो पूरे शहर की फिजा बदल चुकी है, जो पूरा क्लब कल्चर, रोड रेज, जो पूरा वायलेंस, क्या देहरादून का मूल स्वरूप हमारे को स्वीकार है? इस समय हमारी आंखों के सामने जो है देहरादून शहर को जो है बिल्कुल उसको तितर बितर किया जा रहा है ना। खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें इकोलॉजी, इकोनॉमी का बैलेंस करके चल रहे हैं, और ये देखिए ये सब बातें बोलने के लिए हैं। हकीकत और ईमानदारी की बात यह है कि आज तक हमारे पास में कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। अब कुछ भी होता है, हर बारी जलवायु परिवर्तन को एक बहाने के तौर पर इसको रखा जाता है। किसी भी सूरत में ओवर टूरिज्म जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य की तो पूरी अवधारणा एक पर्वतीय राज्य की थी, जी बिल्कुल। तो वो तो पूरा का पूरा हाशिए पे चला गया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। नमस्कार, प्रणाम पैलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी को ये फ्रेम थोड़ा अलग लग रहा होगा। आज हम अपने गेस्ट के ही घर पर आए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उत्तराखंड के जाने माने समाज सेवी और साथ ही इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हमें मना किया है कि उनके बारे में कम ही बताना है। पर चलिए उनसे डायरेक्ट मुद्दों पर बात करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ अनूप नौटियाल जी का। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच प्रियांशी। स्वागत है आपका हमारे शो में। सॉरी, मैं समझ नहीं आ रहा कि यूं करें, बट बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और आपके युवा साथियों अमित और ऋतिक से मिल करके। जी सर। तो जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा बातचीत को लंबी ना करते हुए सीधा मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहला मुद्दा जो मेरे दिमाग में है और आजकल हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि देहरादून अब दिल्ली से कम नहीं रहा पोल्यूशन के मामले में। तो मैं उसमें आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इस चीज़ में क्या लगता है कि देखिए, पोल्यूशन पर आने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। जब आपने मेरा इतना वार्मली इंट्रोडक्शन मेरा किया, तो ना तो कोई जानने मानने वाली बात है और ना मैं किसी किस्म का एक्सपर्ट हूं। मैं सिर्फ अपने आप को एक नागरिक की भूमिका में देखता हूं, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारे डिस्कोर्स में जो भी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं, उसमें जो एक नागरिक पहलू है उसे और प्रमुखता से सामने आने की और लाने की आवश्यकता है। तो उसमें मैं भी अपना एक किरदार निभाने की कोशिश करता हूं। तो ये भी मैं इस डिस्क्लेमर से अपनी बात को मैं शुरू करना चाहता था। जहाँ तक देखिए एयर पोल्यूशन की बात है तो बड़ा गंभीर मामला है। जी आज हम देहरादून जैसे खूबसूरत शहर में बैठे हुए हैं और चारों तरफ ठीक है, भले ही हरियाली विलुप्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाली का एक बेहद बड़ा स्टॉक है। जी तो हम उस गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम देहरादून से के बगल के शहर दिल्ली, बगल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय के साथ में जो हमारा जो दूरी है वो कम हुई है। और जैसा आप और हमारे सभी दर्शक जानते भी हैं कि आने वाले समय में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 2.5 घंटे का इतना ज़ोर शोर से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कहने की बात यह है कि दिल्ली दूर नहीं। और आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक नारा भी यहाँ पर सामने रखना चाहूँगा कि देहरादून बचाना है, दिल्ली नहीं बनाना है। क्योंकि ये मेरे को लगता है एक बड़ा पावरफुल हमारा नारा होना चाहिए दून वासियों का। और मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि देहरादून बचाना है, दिल्ली नहीं बनाना है। अब दिल्ली क्यों नहीं बनाना है? उदाहरण के तौर पर एयर पोल्यूशन की बात करें। अब असल में देखिए एयर पोल्यूशन बड़ा एक विस्तृत विषय है। लेकिन उसके कई तरीके से उन आप पहलुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से और एक बेहद बुनियादी बात करें, तो आप भी इस समय सोशल मीडिया पे चारों तरफ एक शब्द सुनती होंगी, AQI, AQI, AQI। दिल्ली का AQI 400 हो गया, 600 हो गया। तो पहले क्या हम इस AQI के बारे में थोड़ी बात बिल्कुल कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। तो AQI का अर्थ हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये एक बड़ी सरल तरीके से भी सोच सकते हैं कि जब हमें बुखार आता है तो हम क्या बोलते हैं भाई। हमारे कोई घर में मिलने आते हैं तो आपकी मदर उन्हें कहेंगी कि भाई प्रियांशी को 103 डिग्री बुखार है, जी 102 डिग्री बुखार है। तो वो 102 डिग्री जैसे ही बोलती हैं तो जो आपके पड़ोसी, आपके कोई रिश्तेदार आते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई 102 डिग्री कितना होता है। जी तो वो एक आंकड़ा है, एक नंबर है।
इसी तरीके के साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी एक आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा आता कहाँ से है? ये आंकड़ा ऐसे आता है कि जिन्हें हम अलग-अलग कारक कहते हैं पोल्यूशन के। उदाहरण के तौर पर जैसे एक होता है पीएम 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ऐसे करके पीएम 10 होता है। तो पीएम 2.5 जो होता है वो थोड़ा सा और महीन होता है, बहुत महीन, मतलब हमारे बालों के भी हज़ारों लाखों अगर आप कण कर लें तो इनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ऐसे ही करके कोई कार्बन मोनोक्साइड होगा, अलग अलग किस्म के पॉल्यूटेंट या गैस हम उन्हें कह सकते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर अगर हम वापस आएँ, अब हम किसी आम व्यक्ति को ये बताएं कि पीएम 2.5 इतना है, पीएम 10 इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको सरल बनाने के लिए इन सभी आंकड़ों को, पोल्यूटेंट्स को समाहित करते हुए एक आंकड़ा बनता है जिसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये पूरे देश में एक व्यवस्था है। तो जब हम ये कहते हैं कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 है, तो वो इसका अर्थ हुआ कि हमारी हवा अच्छी है। उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300, और जैसा हमने कहा बहुत अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री या पुअर, वेरी पुअर, सिवियर, तो वो 500 तक है। तो अधिकांश जो मानक है 500 तक, लेकिन कई बार आप दिल्ली में सुनती हैं कि 600 हो गया, 700 हो गया, जी 800 हो गया, यानी कि वो मानक को पार करते हुए करके वहाँ तक जा रहा है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो ये एक इस तरीके के साथ में हम उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख सकते हैं। इसके जो मुख्य कारण हैं, एयर पोल्यूशन होता क्यों है, ये सभी स्थानों में अलग अलग कारणों से होता है, लेकिन चंद जो प्रमुख कारण हैं, एक तो जो हमारी धूल है। अब धूल भी कई कारणों से आती है। अब आप कह सकती हैं कि भाई हवा कितनी चल रही है, धूल कितनी है। दूसरा बड़ी सामान्य बात यह है कि अगर हम आप ही के घर की बात करें, जहाँ आप रहती हैं सरस्वती विहार में, उसके आसपास, अगर आपके घर के आसपास ही अगर 50 मकान बनने लग जाएं तो उन मकानों की भी धूल होगी, तो बिल्कुल वो धूल आ रही है। इसी के साथ में जितनी आपकी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों से भी एक वेहिकुलर पोल्यूशन होता है। इसी के साथ में प्रियांशी, एक और जो आप पढ़ती भी होंगी, आप युवा हैं, और विशेष तौर पर जब AQI की बात होती है तो एक आ जाता है जी, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। जी 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 तो वो पराली जलाने से, और ये तो देखिए इसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, ये ऐसे कोई आपदा है। तो आपदा ये तो नहीं देख रही कि पाकिस्तान में आपदा आ रही है, हिंदुस्तान में आ रही है, या बाढ़ कहाँ आ रही है, या नेपाल में आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये इस तरीके से एक ये भी कारण है। और मैं एक अगर बड़ा व्यावहारिक कारण एक और आपके साथ साझा करूं, तो वो कूड़े के जलाने को लेकर के है। आपके इस पॉडकास्ट और इस बातचीत के माध्यम से मैं अपने साथियों के साथ में हाथ जोड़ करके ये भी निवेदन करना चाहूँगा देहरादून के लोगों से, उत्तराखंड राज्य के लोगों से, कि अगर आप कहीं पर कचड़े को जलते हुए देखें, क्योंकि सर्दी का समय है, विशेष तौर पर प्लास्टिक का जलना बड़ा हानिकारक होता है, बिल्कुल तो वो तो किसी भी सूरत में जलना और जलाना नहीं चाहिए। तो ये सब कारण हैं जिससे हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ता है, हमारा AQI का नंबर बढ़ता है। तो जैसे जैसे अगर हम वापस अब देहरादून पर लौटें, हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि देहरादून में भी जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा जटिलताओं में नहीं जाऊँगा। अब आप मेरे से सवाल कर सकती हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ता है कि देहरादून का AQI क्या है। जी भाई आज मैं जब बीमार पड़ रही हूँ या आप बीमार पड़ रहे हैं तो हम तो अपने मुंह में थर्मामीटर लगा रहे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि देहरादून कितना बीमार है। तो इसकी एक मशीन होती है, उसको एयर क्वालिटी की हम मशीन कह सकते हैं। और हमारे इस विशालकाय देहरादून शहर में, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है, आज यहाँ पर 100 वार्ड आते हैं, लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देहरादून शहर है। इसमें मात्र एक एयर क्वालिटी मॉनिटर है, और वो लगा हुआ है दून यूनिवर्सिटी के अंदर। अब ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ और देहरादून के सभी लोग जानते हैं कि दून यूनिवर्सिटी देहरादून शहर के एक कोने के हिस्से में है, और वहाँ पर तो हरियाली का सा माहौल है। तो इसका ये अर्थ हो रहा है कि वहाँ से जो आंकड़े सामने उभर करके आ रहे हैं वो वो उस हमारे को एरिया का है। देहरादून के, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, एक तो वो वहीं के ही आंकड़े हैं, जी और हमें वो देहरादून की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल ये भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने एक मशीन दून यूनिवर्सिटी में लगा दी, अगर वही मशीन आज हमने रिस्पना पुल में लगाई होती, या घंटा घर पे या लगाई घंटा होती घर पे लगाई होती, जी या आज हमने उसे दिलाराम चौक पर लगाया होता, या उसे हमने बिंदाल पुल पर लगाया होता, जी या उसे हमने देहरादून शहर के किसी भी क्राउडेड एरिया में लगाया होता, तो ये भी कॉमन सेंस की बात है। आप और मैं साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर दून यूनिवर्सिटी में आंकड़ा ये आ रहा है तो यहाँ तो घंटाघर में तो ये आएगा। बिल्कुल तो
एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी एक सरकार से मांग और निवेदन करना चाहूँगा कि हमें देहरादून शहर में कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की आवश्यकता है। एक और बात बोल करके मैं अपनी बात को यहाँ पर इस मुद्दे को मैं समाप्त करूँगा। आप अगली बार दिलाराम चौक से अगर कभी गुजरें, जो कि राजपुर रोड पर है, तो ऊपर एक मॉनिटर लगा हुआ है। क्योंकि ये जो दून यूनिवर्सिटी वाला जो मॉनिटर है, ये हमें लाइव जानकारी देता है। लाइव जानकारी आना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आज से मैं अगर आपको 3 महीने पहले का एक्यूआई बताऊं तो उसकी कोई प्रासंगिकता वैल्यू नहीं, नहीं उसकी है। कोई जी वैल्यू नहीं है। जी आज हम 3 महीने पहले हमारा क्या टेम्परेचर था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन आज हमारी सेहत कैसी है, तो हमारी आज की सेहत और हमारे शहर के आज की सेहत हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हमारे सामने ये आंकड़े और ये जानकारी होगी, मेरा अपना ये मानना है, तभी उसको लेकर के ज़्यादा और बेहतर विमर्श हो पाएगा, लोग और जागरूक हो पाएंगे। जब लोग और जागरूक बनेंगे तो इसके ऊपर जब और बातचीत होगी तो और समाधान तलाशे जाएंगे। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए इन एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की हमारे देहरादून शहर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत है। है। एक और बात इसमें ऐड करते हुए प्रियांशी, माफ़ी चाहूँगा, हम बात देहरादून की कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड राज्य में जिसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़ लोगों के राज्य में, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पूरे राज्य में मात्र 3 शहरों में, और हर शहर में मात्र एक लाइव एयर क्वालिटी मॉनिटर है। एक देहरादून में, एक ऋषिकेश में और एक काशीपुर में। और जो ऋषिकेश का भी ये लाइव एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा हुआ है, वो भी शहर के आउटर एरिया में है। जी एम्स अस्पताल के पास में एक शिवाजी नगर एरिया पड़ता है, वहाँ पर उसको लगाया गया है। तो ये इस तरीके से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आप अच्छे अच्छे आंकड़े दिखाने के लिए बिल्कुल आप हरियाली वाली जगहों में चले जाएं। आपको क्राउडेड प्लेसेस में भी आना बेहद ज़रूरी है, जिससे हमें असली वास्तविकता का अनुमान हो वास्तविकता का हो। पाएगा। और इसी से सॉरी एक और बात, क्योंकि देखिए हम प्रॉब्लम की बात करें, समाधान की बात भी करनी है, जी तो जहाँ जागरूकता ज़रूरी है। अब वेहिकुलर पोल्यूशन कैसे कम होगा? अब देहरादून की एक और बहुत बड़ी समस्या ये है, वो ये है कि देहरादून में हर व्यक्ति जो है अपनी कार और अपने टू व्हीलर में इसलिए चलता है क्योंकि हमारे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं है। तो अगर हमारे शहर में काल्पनिक तौर पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, बिल्कुल अगर हमारे शहर में कंस्ट्रक्शन रेगुलेटेड होगा, अगर हमारे शहर में हमारे नगर निगम के भाई बहन और शहर के ही लोग कचड़े को नहीं जलाएंगे, तो इन छोटी और बड़ी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे, आज हमारे शहर में ही देहरादून शहर में, देहरादून ज़िले में 12-15 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। कितनी गाड़ियाँ उसमें ना पोल्यूशन का चेक करा रही हैं। तो जब हम इन छोटे बड़ी चीज़ों को एक साथ उन पर काम करेंगे, तभी जाकर के जो है हम अपने वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे। इसी के साथ में जो हम बेतरतीब तरीके के साथ में हज़ारों पेड़ों को भी काट रहे हैं, ये भी देहरादून शहर और उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा घातक है। सर, अब मैं आपसे ओवरऑल देहरादून के बारे में जानना चाहूँगी कि ओवरऑल देहरादून को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, अभी हमने एयर पोल्यूशन को लेकर के बातचीत करी, और देहरादून शहर या किसी भी शहर के देखिए अनेकों अनेक पहलू हो सकते हैं। तो आज से 20-25 साल पहले का जो देहरादून था, नेचुरली भाई पॉपुलेशन बड़ी कम थी। अब ये तो एक बड़ा एक ऑफ कोर्स उसको नेचुरल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब एक ये वास्तविकता है, पूरे देश की वास्तविकता है जी कि देश में जनसंख्या का जो एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, असल में मूल जड़ समस्या की हमारी जनसंख्या की अपार वृद्धि है। और मैं इसमें ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं है, 145 करोड़ के आसपास हम कहते हैं, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में भी कहते हैं ना कि भाई मेरे देशवासी 145 करोड़ देशवासी। तो वो 145 करोड़ आज देश की अनुमानित जनसंख्या हो गई। और आपके जैसे जो यंग लोग हैं, जो 20 साल के 25 साल के लोग हैं, उन्हें ये जानना बेहद ज़रूरी है जी कि ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि हमारे देश की जनसंख्या अगले 40 साल तक और बढ़ेगी। तो यानी कि जब आपकी आयु 65 साल के आसपास होगी, तब तक जाकर के इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी और उसके बाद में एक डिक्लाइन आएगा। जी अब हमारी जनसंख्या कहाँ तक जाएगी? हमारी जनसंख्या 145 करोड़ से लेके 170 करोड़ तक जाने का अनुमान है। अब आप खुद कल्पना करिए कि जब इस देश में 25 करोड़ लोग और आएंगे और 145 करोड़ आज हैं, इसका ये अर्थ हुआ कि लगभग 15-20% जनसंख्या ने और बढ़ना है। बढ़ाना है। तो संसाधन तो सीमित होते हैं। तो अब उस समय, क्योंकि अगले 40 साल बाद शायद मैं तो यहाँ पर नहीं होऊंगा, लेकिन 40 साल के बाद में क्या हमारे देश का माहौल होगा, बिल्कुल ये अपने आप में एक बेहद बड़ी
जिसे हम कहेंगे दूर की चिंता का एक सबब है, बड़ा महत्वपूर्ण सबब है। इसी के साथ में प्रियांशी जो दूसरी बात जुड़ी हुई है, जो एक उसको आप सुखद पहलू कहेंगी, कि हमारे देश ने आर्थिक तौर पर प्रगति करी है। अब इसकी आर्थिक तौर पर प्रगति करना तो बड़ा अच्छा है, जी। आज हमारे परिवारों ने भी प्रगति करी है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि हमारी जेब में जितना पैसा है, हम उतनी ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, जिसे हम कंजम्पशन कहते हैं। और आज पूरी दुनिया में जब जलवायु परिवर्तन की या क्लाइमेट चेंज की बात होती है, उसकी भी जो जड़ है वो हमारा कंजम्पशन है। जी, बिल्कुल। कंजम्पशन का बड़ा सरल उदाहरण अगर आप और मैं स्वयं लें, आज हो सकता है कि आपके पास में ऑलरेडी 50 ब्लाउज़ हैं, लेकिन मेरे पास 50 शर्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें इतनी सस्ती हो गई हैं, जी, तो हम अपने लिए इतनी सारी शर्ट्स, इतने सारा सामान खरीद रहे हैं। मैं बड़े सरल उदाहरण दे रहा हूँ, जी, क्योंकि शर्ट बनाने में भी तो कहीं न कहीं किसी संसाधन का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जनसंख्या और जी, ये कंजम्पशन, ये 2 बेहद बड़ी मार हैं, जो कि अब अगर हम अपने देहरादून शहर पर आएँ, वो भी इसको झेल रहा है। तो यहाँ से अगर हम अपनी बात को शुरू करें, तो जहाँ आज से 25 साल पहले देहरादून शहर की जनसंख्या लगभग 6-7 लाख रही होगी, आज 14, 15, 16 लाख के आसपास होगी। अब लोग बढ़ गए, शहर तो उतना ही बड़ा है। अब जब लोग बढ़ेंगे तो उसके साथ में क्या हुआ कि आपकी घरों की डिमांड बढ़ गई, बिल्कुल। घरों का चलन बढ़ गया। आज पहले अगर हम 3 कमरे या 2 कमरों या 1 कमरे के मकान में रहते थे, आज आलीशान मकानों में लोग बना रहे हैं। तो चाहे हमारी हाउसिंग है, चाहे हमारा वेस्ट है, चाहे हमारा अपना जो हमारा अपना कार्बन फुटप्रिंट है, जी, प्लास्टिक की अगर हम बात करें, आज से 20-25 साल पहले प्लास्टिक का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। जी, 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 आज प्लास्टिक ने जहाँ हमारी ज़िंदगी को सुविधानुसार बनाया है, जी, वैसे ही करके प्लास्टिक पोल्यूशन भी हमारे सामने पैदा हुआ है। उसी के साथ में देहरादून के संदर्भ में मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, जो पेड़ों के कटान का मैंने आपसे जिक्र किया, तो लगभग 20-25 हज़ार पेड़ विकास की योजनाओं पर के नाम पर काट दिए काट जाते दिए हैं। जाते हैं। ट्रैफिक आपको पता ही है कि आज सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो गया है। वेस्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लगभग 500 टन कचरा, यानी 5 लाख किलो कचरा एक हम शहरवासी प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं। अब उसका एक शहर के तौर पर हम लोग आज तक एक सिस्टम नहीं बना पाए। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर हमारे देहरादून नगर निगम का और हमारे देहरादून शहरवासियों का है। और ये इसको दोहराने वाली बात है और ये कैमरे पर बोलने वाली बात है कि इसकी पूरी जो जिम्मेदारी इस असफलता की है, इस फेलियर की है, वो हमारे देहरादून नगर निगम और हमारे देहरादून शहरवासियों की जाती है। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन देहरादून में जो है हम लोग इस सिस्टम को बनाने में आज तक तमाम प्रयासों के बावजूद जो है हम आज तक फेल हुए हैं। तो ये हमारे जो नगर निगम और हमारे शहरवासियों को आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की आवश्यकता है बिल्कुल। कि ऐसे क्या कारण हैं कि भाई सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, लेकिन आज तक हम कचरा प्रबंधन को लेकर के कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पाए। इसी तरीके के साथ में आपका पानी है, आपका जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट कर रहा है। तो मैं अगर इन पूरे परिदृश्य को अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, तो आज देहरादून एक बड़े खतरनाक मोड़ पर है। और जैसा मैंने, जब आप और हम एयर पोल्यूशन की बात भी कर रहे थे, जी, उस समय भी हमने एक नारा दिया था कि देहरादून बचाना है, दिल्ली नहीं बनाना है। तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि देहरादून को दिल्ली बना दो। तो मुझे लगता है कि देहरादून वासियों को इस सोच के विपरीत सड़कों पर आकर के अपना आक्रोश दिखाना पड़ेगा और दिखाना भी चाहिए और सरकारों को बताना चाहिए। एक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकारों को मालूम होना चाहिए कि जिस किस्म के आप लोग कंस्ट्रक्शन ला रहे हैं, क्योंकि आप इस देहरादून शहर को आप बर्बादी के रास्ते पर ही लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। ये आप जिस रास्ते पर आप लोग आगे चल रहे हैं, ये देहरादून की फिजा को और बर्बाद और ख़राब और प्रदूषित दिशा में बढ़ने की बात है। जब हम देहरादून शहर की बात करते हैं प्रियांशी, एक और बेहद बड़ी जो चिंता इस समय देहरादून शहर वासियों के लिए, जो यहाँ के रहने वाले पुराने बाशिंदे हैं, जो पूरे शहर की फिजा बदल चुकी है, जो पूरा क्लब कल्चर, जो पूरा रोड रेज, जो पूरा वायलेंस, जो पूरा ड्रग अब्यूज़, भाई आज आप पूरा शहर का हाल देखिए ना, शहर तो बिल्कुल तहस नहस हो रखा है। और आपके सामने एक बड़ा उदाहरण देहरादून शहर का 15 और 16 सितंबर, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं देहरादून शहर में, यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर
27-30 किलोमीटर दूर 27 लोगों की मौत इस देहरादून शहर में आज से 2 महीने पहले उस आपदा में माल देवता और सहस्त्रधारा और इधर प्रेमनगर में हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो आपकी चौखट तक जो है ये आपदा आ चुकी है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन का जो पूरा एक्सट्रीम वेदर का जो दौर है, कल ये आपके और हमारे घरों पर भी दस्तक दे दे अगले साल के आने वाली मानसून में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये पूरा जो क्लाइमेट, हम अपने शहर को क्लाइमेट प्रूफ कैसे बनाते हैं, हम जन सहभागिता को कैसे आगे बढ़ाते हैं, हम देहरादून शहर के मूल स्वरूप को, बार बार धामी जी इस बात को बोलते हैं, मैं तो कैमरे में बोलना चाहूँगा, धामी जी बार बार बोलते हैं कि देवभूमि की मूल संस्कृति के साथ में जो है बदलाव नहीं सहना, हम नहीं सहेंगे। मैं तो उसी बात को आगे जोड़ते हुए ये कहूँगा धामी जी को और अन्य लोगों को कि जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हमें देहरादून के भी तो मूल स्वरूप की बात करनी है। क्या देहरादून का मूल स्वरूप हमारे को स्वीकार है? इस समय हमारी आंखों के सामने जो है देहरादून शहर को जो है बिल्कुल उसको तितर बितर किया जा रहा है। तो क्या हम देहरादून शहर के जो उसका मूल स्वरूप है, क्या हम उसको नहीं बदल रहे? जब हम देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बरकरार रखने की बात करते हैं, तो क्या हमें देहरादून के मूल स्वरूप को बचाने बसाने की बात नहीं करनी चाहिए? प्रियांशी, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकारों को, हमारे अधिकारियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि देहरादून शहर के लोग, अधिकांश लोग जो है जिस किस्म का डेवलपमेंट आप देहरादून शहर का कर रहे हैं, उन्हें वो डेवलपमेंट मॉडल कतई पसंद नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देहरादून शहर के लोगों के पास जाकर के उनसे ईमानदारी के साथ में खुली चर्चा करें और आप उनसे ये पूछें कि उन्हें किस किस्म का डेवलपमेंट मॉडल अपने शहर के लिए पसंद है। बिल्कुल, ये फालतू की डेवलपमेंट, जैसे अभी आपने देखा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मुद्दा है, क्योंकि देखिए ब्लास्टिंग से, ये जो सारी चीज़ें, इन्हीं से कहीं न कहीं डिज़ास्टर को निमंत्रण हम खुद ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे, मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों पे रोक लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर, जैसे डिज़ास्टर से रिलेटेड ही मैंने बात करी, तो अभी 27 सितंबर को जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया था, उसमें रितु खंडूड़ी जी जो थी वो भी आई थी और हिमालय कई राज्यों के एमएलएज़ भी आए थे। तो उस चर्चा का मुख्य जो था वो क्या कारण था और क्या उसमें ऐसे निष्कर्ष निकले या क्या उसमें निर्णय लिए गए? प्रियांशी, बड़ा बेहतरीन सवाल जो है आपने पूछा है मुझसे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं एक संस्था है, मैं उस संस्था का हिस्सा हूँ। संस्था का नाम IMI, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव है जी। और देश के समस्त इंडियन हिमालयन रीजन जिसे हम कहते हैं, देश के समस्त हिमालयन राज्यों, उदाहरण उत्तराखंड तो है ही है, हिमाचल प्रदेश, JNK हो गया, आपका लद्दाख, और यहाँ पर अगर आप मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम सबकी बात करें, तो इन सभी राज्यों में ये संगठन इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव कई वर्षों से काम करता है और प्रति वर्ष किसी न किसी हिमालयन राज्य में एक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट करता है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, और बड़ी बेहतरीन स्तर की चर्चाएं होती हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, भारत सरकार के स्तर पर एडवोकेसी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। इस बार हमारे उत्तराखंड राज्य का सौभाग्य था कि हम लोग जो थे उसके होस्ट थे। जैसा आपने कहा, दून यूनिवर्सिटी में उस कार्यक्रम का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस 2 दिवसीय जो आयोजन पूरा हुआ, उसमें एक प्रमुख जो उसकी हाईलाइट थी जी। एक जो हिमालयन राज्यों के हमारे सांसद और हमारे विधायक, उनका एक चर्चा थी। जी। उसका हमने नाम दिया माउंटेन लेजिस्लेटर मीट। माउंटेन लेजिस्लेटर हमारे जो विधायक हो गए और मीट, उनकी चर्चा थी। तो उस चर्चा में जो लगभग 3-3.5 घंटे वो सत्र चला था, उस सत्र की अध्यक्षता हमारी प्रदेश की माननीय स्पीकर महोदया श्रीमती रितु खंडूड़ी जी ने करी थी। हमारे उसमें जो विशिष्ट अतिथि थे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, सांसद हरिद्वार के। हमारे उत्तराखंड राज्य के कई विधायक वहाँ पे, जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी हो गए, किशोर उपाध्याय जी हो गए, इसके अलावा डोईवाला से बृजभूषण गैरोला जी हो गए, उसमें आशा नौटियाल जी भी जो केदारनाथ के विधायक हैं वो भी आई थी, कुछ देर के लिए सविता कपूर जी भी आई हुई थी। तो ऐसे करके उत्तराखंड राज्य के भी वहाँ पर कई विधायक थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागालैंड से 2 युवा विधायक। तो एक बड़ी बेहतरीन चर्चा हुई थी और मुझे उस कार्यक्रम में एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उत्तराखंड, चूँकि हम होस्ट थे, तो भले ही समस्त हिमालयन राज्यों के यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए थे, लेकिन उत्तराखंड और हिमालयन राज्यों के संदर्भ में एक पृष्ठभूमि रखने के लिए मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उसमें मैंने एक 10 बिंदुओं की एक पृष्ठभूमि साझा करी थी
तो उसी को ही मैं शेयर करना जी, जी, चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहली जो बात उसमें जो प्रमुख बात थी, और ये खाली मैंने तो खैर ये बात वहाँ पर रखी थी, जी, लेकिन ये विचार खाली मेरे नहीं थे, हमारे साझा विचार थे। जी। तो जो पहला प्रियांशी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने ये कहा और हमारी मांग ये थी कि देश के समस्त हिमालयन राज्यों में एक डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए। देखिए, बड़ी बुनियादी बात है। आज एक बहुत बड़ा वास्तविकता, और उसको आप दुर्भाग्य भी कह सकती हैं, कि हमारे देश के हिमालयन राज्यों में, देखिए हिमालय तो इस देश का मुकुट और ताज है। हुँ, हिमालय अगर उसको खांसी होगी तो पूरे देश को भी खांसी होगी। बिल्कुल। हिमालय में इतनी बड़ी ताकत है ना? तो हमने तो कहा कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। और देखिए, बड़ी दकियानुसी बातें होती हैं, बार बार बोला जाता है ना? खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें इकोलॉजी इकोनॉमी का बैलेंस करके चल रहे हैं, और ये देखिए, ये सब बातें बोलने के लिए हैं। हकीकत और ईमानदारी की बात यह है कि आज तक हमारे पास में कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में सतत विकास भी ज़रूरी है। तो ये पहली बात ये थी, और हमने इसमें यही वाली बात बोली थी कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, जो कि विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और जिसे हम कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ हमें आगे जाने की आवश्यकता है। तो ये हमारा पहला बिंदु था। जी, हमारा जो दूसरा बिंदु इसमें जुड़ा हुआ था वो ये था कि प्रदेश में, समस्त प्रदेशों में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी आपने केदारनाथ रोपवे का भी आपने जिक्र किया, जी, ऐसे करके जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने पास हो चुके हैं, जितने प्रस्तावित हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स का कोई ना कोई रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल। आज आप एक सजग नागरिक हैं, युवा हैं, ना तो आपको पता है ना मुझे पता है कि इस समय कितने सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं। तीसरी जो हमने प्रमुख बात रखी थी, हमने एक नेशनल इंडियन हिमालयन रीजन फ्रेमवर्क के बारे में हमने एक बात रखी थी कि आपदाएं, जैसा भी हमने कहा, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं पहचानती। भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी हो सकती है, ममता बनर्जी की पार्टी की एक और आइडियोलॉजी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई और पार्टी होगी इसकी कोई और हो सकती है, किसी और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी है। तो आपदा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या राज्य की बाउंड्री को नहीं पहचानती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे को एक बहुत बड़े स्तर पर हमें एक आईएचआर, हिमालयन राज्यों का एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। और इसको भी अगर आप बड़ी सरल तरीके से देखें, आज ऐसी कोई संस्था या कोई बॉडी नहीं है जहाँ पर समस्त हिमालयन राज्य एक साथ बैठ कर के बात करते हों। बिल्कुल। हम सब अपने अपने खांचों में बैठ कर के बात कर रहे हैं। हमारा जो चौथा बिंदु था वो 2026 के मॉनसून को लेकर के था। समय गोली की रफ्तार से भागता है। अभी नवंबर खत्म हो गया। अब हुँ, आप देखिए ना, धराली की आपदा को आए हुए ही 3 महीने से ज़्यादा हो गए। 5 अगस्त जी, को आपदा आई थी। अब तो 4 महीने होने वाले हैं, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो समय गोली की रफ्तार से भागता है, और जैसे धराली की आपदा को 4 महीने होने वाले हैं या 4 महीने हो गए हैं, इसी तरीके के साथ में अगले 6-7 महीने के बाद में फिर अगले साल का मॉनसून आ जाएगा। जी। तो हमने एक बड़ी ख़राब चीज़ें देखी है कि असल में मॉनसून या कभी भी किसी आपदा को लेकर कोई तैयारी नहीं होती। हुँ, कभी भी कोई आपदा आती है, उसके बाद में ही आनन-फानन काम होते हैं, जिसको हम रिएक्टिव वर्किंग कहते हैं। हम ये कह रहे हैं आप पहले से तैयारी शुरू करिए। पाँचवीं बात संक्षेप में यही कहूँगा, अब कुछ भी होता है हर बारी जलवायु परिवर्तन को एक बहाने के तौर पर इसको हुँ, रखा जाता है। क्लाइमेट चेंज को एक एक्सक्यूज़ के तौर पर रखा जाता है। कुछ भी गलती हो जाए तो आप जो है किसी और को ब्लेम कर दो। गलती मैं करूं और मैं सारा का सारा जो दोष है वो प्रियांशी पर मढ़ दूं। तो ये कुछ इसी तरीके के साथ में हमारी सरकारें और विशेष तौर पर जो हमारे नेता हैं, वो सारी की सारी अपनी गलतियां नहीं देखनी है। उनको पता है कि उनकी गलती क्या है, लेकिन भोला सा मुंह बना करके पब्लिक के सामने आकर के रोती हुई सूरत बना देना, और ये सारा का सारा जो गलती जो है जलवायु परिवर्तन पर डाल देना। ये फितरत को बदलने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के लोगों को, हिमालयन राज्य के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और अगली बारी जब हमारे नेता ऐसा ढोंग और ऐसा फर्जीवाड़ा करें, तो ये भी ज़रूरी है कि हम लोग सोशल मीडिया पर आकर के इन लोगों को ये भी संदेश दें कि आप जो है सच्चाई उसको स्वीकारें। ये क्लाइमेट चेंज की गलती नहीं है, इसमें बहुत हद तक मानवीय हस्तक्षेप और आपकी नीतियों का भी हाथ जी, है। छठवां बिंदु हमारे डीपीआर, जिसे हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिस तरीके के साथ में कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं जी, उसकी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उसको लेकर के था। सातवां बिंदु ओवर टूरिज्म। टूरिज्म हिमालय के लिए बेहद ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। टूरिज्म आज बहुत से लोगों को रोज़गार देता है, हुँ, हुँ, लेकिन किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। आज अगर हम खाना ही खाएं, बड़ा सरल बात करें, 1 या 2 रसगुल्ले खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन अगर आज हम 6 रसगुल्ले खा लेंगे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो यही हाल ओवर टूरिज्म के साथ में है।
तो आज जो टूरिज़्म है वो हमारे राज्य की आर्थिकी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी सूरत में ओवर टूरिज़्म जो है वो नहीं होना चाहिए। वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। और उसी को साथ लेते हुए जो है वो हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। हमारा 8वां बिंदु जो हमारे ग्लेशियर है, जो हमारे स्रोत हैं, हमारे ग्लेशियर जो पीछे पिघल रहे हैं, उसको लेकर के हमने अपनी बात रखी थी। हमारा 9वां बिंदु इस बात को लेकर के था कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो आपदा का एक पूरा प्रबंधन का तंत्र होता है, वो हमारे राज्य में उसको विकसित, सभी राज्यों में विकसित करने की आवश्यकता है। और जो 10वां और आखिरी बिंदु प्रियांशी बड़ा महत्वपूर्ण था, जो आपदा से जुड़ा हुआ एक मानवीय पहलू था। और मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा इस बात का कि जब आपदा आती है जी। तो आप भी अखबारों में पढ़ती हैं कि 20 लोगों की मौत हो गई, हम्म। 10 की मौत हो गई, 10 घायल हो गए और 30 जो है वो लापता हैं। अब इन लापता लोगों का क्या होता है? इन लापता लोगों के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाते। अब देखिए, जिस परिवार में मौत हुई वो तो वो परिवार ही उस सदमे को झेलता है, बाकी तो कोई और आपके साथ में नहीं खड़ा है, उस दुख दर्द को आप ही झेल रहे हैं। लेकिन आपको एक डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस डेथ सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर आपके, उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के परिवार में उनके पति या पिता का निधन हो जाता है, तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अगर उनके बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है तो वो आपको पैसा मिल जाता है। वो डेथ सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी उसका महत्व है हमारे पूरे सिस्टम में। लेकिन लापता लोगों के केस में हमारे देश का कानून ये कहता है कि 7 साल तक डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक बेहद गंभीर मसला है। और मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ में आपके साथ में जानकारी साझा करना चाहूँगा कि आज से कुछ महीने पहले मुझे दिल्ली से किसी ने संपर्क किया, जिनके एक 32 वर्षीय पड़ोसी, जिनका नाम रवि था, वो पिछले वर्ष जुलाई 31 की 2024 की जुलाई 31 की केदारनाथ आपदा में लापता हो गए थे। तो बड़े निर्धन परिवार के हैं, उनका आज तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है। अब आप कब देखें, जुलाई 2024 और ये नवंबर दिसंबर 2025 आ गया, यानी 1.5 साल बीत गया। चारों तरफ एड़ियाँ रगड़ने के बाद भी उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। तो इस पूरे डेथ सर्टिफिकेट की कवायद को लेकर के भी हमने अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के सामने पब्लिक की इस व्यवस्था को रखा था। तो ये हमारे 10 बिंदु थे, जिसमें मुख्य तौर पर अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि भाई एक डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, ओवर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, मानवीय पहलुओं को देखना चाहिए। जी। अब सर, मैं जैसे अभी बात करी हमने देहरादून की और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड का माहौल क्या है? उत्तराखंड में जो आगामी चुनाव है, उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उसका क्या माहौल आपको लग रहा है शहर में? अब चुनाव तो बड़ा, देखिए क्या बोले, चुनाव तो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है। भाई चुनाव तो हमारा देश ही जो है वो चुनावों में चलता है। जी। और मेरे चेहरे पर भी आप एक चमक देख रही होंगी। अभी तक तो हम बड़ी गंभीर चर्चाएं कर रहे हैं, शायद पहली बार स्माइल कर रहा हूँ। क्या मैं पहली बार कर रहा हूँ? जी। तो विधानसभा का चुनाव है, 2027 का चुनाव है। 6वां विधानसभा का चुनाव होगा उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष तो सन 2000 में हुआ था। तो 2002, 2007, 12, 17, 22 और ये 27 का चुनाव होगा। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि 27 का चुनाव जो होगा बड़ा रोचक होगा। और 22 की तुलना में मेरा, कम से कम आज की तारीख में मेरा अपना आकलन ये है कि 22 की तुलना में 27 का जो चुनाव होगा वो, और वो जैसे भाषा कहते हैं ना, एक वैसी भाषा, और घमासान होगा। और विशेष तौर पर आपको पता ही है भाई प्रमुख पार्टियां कौन सी हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस है। जी। और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े मजबूत नेता को, पार्टी का गणेश गोदियाल जी को उन्होंने सामने लाया है ना। धामी जी भी फ्रंट फुट पे अपने तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जी। और बीजेपी की तो आपको पता ही है कि भाई उसमें तो तमाम तौर से बीजेपी जो है आर्थिक तौर से और तमाम संगठन के तौर से, तमाम तौर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी है। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव वो पार्टी जीती है। कांग्रेस के लिए ये एक लाइफ एंड डेथ का मैटर है ना। अगर भाई एक और बार कांग्रेस के लिए अगर चुनाव परिणाम ठीक नहीं आते हैं तो भाई आप 3 चुनाव हारते हैं, तो ये अपने आप में। और इनके अलावा फिर जो है भाई यूकेडी का भी एक रिसर्जेंस हो रहा है और तमाम अलग अलग पार्टियां हैं। तो ये इस तरीके के साथ में जो एक रणभूमि है, चुनावी रणभूमि, वो तैयार हो रही। तो ये तो एक बात हुई, चुनावी बात हुई। लेकिन चुनाव के जो मुझे लगता है जो आपका सवाल था कि भाई चुनाव के क्या मुद्दे हैं, उदाहरण के तौर पर
और इसके लिए तो शायद हमें लगता है कभी फिर हमें 1-2 घंटे और बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर चुनाव से जुड़ी हुई कुछ गंभीर बात आपके सामने रखूं, तो मैं एक मुद्दा जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, वो परिसीमन का है। और वो डायरेक्टली इस इलेक्शन से नहीं जुड़ा है, लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक अस्तित्व से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का पहली बात, अंग्रेजी का जो शब्द है वो डीलिमिटेशन है। जी। और होता क्या है कि जो 70 सीटें हैं आज जी। विधानसभा की, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 70 सीटें पहले भी थी, क्योंकि सीटें भी बनती और बदलती रहती हैं। तो लेकिन जब से 5 विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे राज्य में 70 ही सीटें रही हैं। जब हम उत्तर प्रदेश का पार्ट थे तब सीटें कम थी यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि 2012 का जो उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हुआ है, तो उससे पहले एक परिसीमन हुआ था, एक डीलिमिटेशन हुआ था, तो चीज़ें पलटी थी। अब कैसे पलटी थी? पहले 2 चुनावों में राज्य के, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पहाड़ की 40 सीटें हुआ करती थी। और हम जब पहाड़ की बात कर रहे हैं, हम अपने 9 पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आप समझ गई। यहाँ पर 40 विधानसभा की सीट थी। और हमारे जो मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यहाँ पर 30 सीटें थी। जी। तो ये 2002 और 2007 का चुनाव इस तरीके से हुआ। तो अब आप क्लियर समझ सकती हैं कि 40 विधायक तो पहाड़ से चुन के आए और 30 विधायक जो है मैदान से चुन के आए। अब 40 तो पहाड़ी विधायक ज़्यादा होते हैं, तो यानी कि वो पहाड़ की ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी। अब क्या हुआ, 2012 का जब चुनाव हुआ तो पहाड़ की 6 सीटें घट गई और मैदान की 6 सीटें बढ़ गई। अब ये क्या हुआ, ये 34 हो गए और ये 36 हो गए। तो अब मैदान का पलड़ा क्या हुआ, वो भारी हो गया। जी। तो अब क्या है कि इसलिए बार बार आप देखती हैं कि ज़्यादा मैदानी जो डेवलपमेंट भी हो रहा है वो मैदान की तरफ हो रहा है। अब ये खैर इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारी चिंता जो है, या मेरे जैसे लोगों की जो इन चीज़ों के ऊपर जो सोचते, चिंतन मनन करते हैं, कि जब अगला परिसीमन होगा जिसका हमें परिणाम 2032 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, तो अभी हमारी आशंका यह है, क्योंकि जो परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जी। तो हमारा अपना यह मानना है कि 2032 के चुनाव में ये हो सकता है कि मैदान में 42, 43, 45 सीट हो जाए। अब आप कल्पना करिए कि 40-30 था, 40 पहाड़ था, 30 ये था। अब 40 से पहाड़ घट करके अगर 25 रह जाएगा और मैदान 45 हो जाएगा, तो उत्तराखंड का तो जब आंदोलन हुआ, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य की तो पूरी अवधारणा एक पर्वतीय राज्य की थी। जी बिल्कुल। तो वो तो पूरा का पूरा हाशिए पे चला गया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ तक मुद्दों की बात हो, देखिए एक उत्तराखंड राज्य के लिए आज बड़ा गंभीर मामला, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो पलायन का एक इश्यू है उत्तराखंड राज्य के लिए। बिल्कुल। जी। और मैं तो देखिए, क्योंकि देहरादून में बड़े अच्छे तरीके के साथ में रहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन बात मेरी अपनी नहीं है। बात यह है कि हमारे दिलों में अपने प्रदेश के पर्वतीय लोगों के प्रति कितनी संवेदना है। देखिए, हम अपनी संवेदना जाहिर कर सकते हैं, हमसे जितना थोड़ा बहुत हो सकता है, जिसकी भी जिस तरीके के साथ में भी कंट्रीब्यूट कर सके, हम अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश भी करते हैं। और आज जब हम पूरे पलायन के वास्तविकता को देखते हैं, तो पलायन आज भी, प्रियांशी, जो बुनियादी सुविधाओं का दर ना होना, उदाहरण के तौर पे 3/4 जो पलायन है वो रोजगार का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण है। अब कई लोग कहते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात भी है, कि यार पलायन तो अच्छी चीज़ होती है भाई, आज आप पलायन नहीं करोगे, आज आप ही के पेरेंट्स ने पलायन ना करा होता तो आप दून यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ती? हो सकता है कल आप पढ़ने के लिए यूरोप चली जाएं, तो वो भी तो एक किस्म का पलायन होगा। तो इसके लिए मेरा आंसर ये है कि देखिए, जब इंसान बेहतरी के लिए पलायन करता है, वो पलायन हमेशा वेलकम होता है। लेकिन जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, कि आज मेरे को गांव में 10,000 रुपये तक की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, वो अपने आप में एक बेहद बड़ी चिंता है। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हमारा समय भी शायद पूरा हो रहा है, इस समय अंधेरा सा भी हो रहा है। तो ये पलायन की, मैं अपनी बात को खाली समेटते हुए यही कहूँगा, और विशेष तौर पर एक आखिरी बात उसी से जोड़ती हुई, क्योंकि हमारे को जैसा अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें अपनी बात को, इसको समेटना भी है। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, हम भालू और गुलदार की बात ना करें,
इस पॉडकास्ट में तो वो भी गलत होगा। अपने पर्वतीय प्रदेश के जो हमारे भाई और बहन हैं उनके साथ में हम अपनी संवेदना व्यक्त करें। आपको पता है कि हाल के दिनों में कितने भालू और गुलदार के हमलों में कितने लोगों की मौत भी हो रही है, और उसी के साथ में आपदा के कारण भी जो लोगों को जो पलायन का दंश झेलना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो हमारे मैदान हों। हमने देहरादून शहर की बात करी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकारों की और यहाँ की पब्लिक की एक बेहद बड़ी अहम जिम्मेदारी, आज जब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कि हम किस तरीके के साथ में आने वाले वर्षों में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बेहद गहन चिंतन मनन और एक्शन, खाली चिंतन मनन नहीं करना है, उस पर एक्शन भी लेना है, सस्टेनेबल एक्शन लेना है। जी, तो मुझे यहाँ पर आपसे जो बातचीत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में आपने बात करी, काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपके थ्रू आज हमें वो चीज़ें भी पता चली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें नई सीखने को मिली, शायद हमारी ऑडियंस को भी नई सीखने को मिली हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी आपका कि आपने हमें अपना समय दिया और इतने सारे मुद्दे हमारे बीच रखे। तो सर, जैसे कि हमारी एक परंपरा है हमारे शो की कि हम अपने सभी गेस्ट को बाबा केदार जो हैं वो भेंट में देते हैं, बाबा केदार की स्मृति। तो मैं चाहूँगी कि अरे मैं आपको भी एक्सीलेंट, चलिए, बताऊँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो ये थी हमारी बातचीत आज अनूप नौटियाल जी के साथ, जिन्होंने हमें कई ऐसे विषयों के बारे में बताया जिनके बारे में शायद आपको और मुझे ना पता हो। इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।